जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बच्चे और जो है सृजनात्मक बच्चे इनके हम PYQ प्रश्न को करेंगे, लेकिन उससे जो है सारे चीज़ों को सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो है उसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सेशन जो है सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर बिहार टेट हो, आर टेट हो, यस टेट हो, यानी किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर सी टेट हो, सभी के लिए ये सेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है प्रश्न को करते रहेंगे और उसके बारे में चारों ऑप्शन को डिटेल से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको साइकोलॉजी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। हमने इससे पीछे भी दो नहीं 3 सीटेट की तैयारी करवाई है और वो सब अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। तो आशा है ये सभी वीडियो भी आप सभी को हेल्पफुल होंगे। तो जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से कोई भी जो है वीडियो अपलोड की जाए जल्दी से जल्दी सबसे पहले वीडियो आपके यहाँ पहुँचे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की। PYQ प्रश्न है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। इसमें हम प्रतिभाशाली से भी जो है प्रश्न उठाए हुए हैं। ज़्यादातर प्रतिभाशाली से बच्चे हैं जो है प्रतिभाशाली के क्वेश्चन है, और कुछ जो है सृजनात्मक बालक के भी क्वेश्चन है, लेकिन फुल डिटेल में हम इसमें जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब इनके बारे में ही पूछा गया है कि क्या होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से बता देते हैं। सभी लोग ध्यान से जो है देखिए और इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनमें निम्न विशेषता पाई जाती है। इसको देखते हैं। विशाल शब्दकोश पाया जाता है। उनके अंदर क्या होता है, विशाल शब्दकोश भरा होता है, और जो है मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है, यानी वो जो कुछ भी सोचते विचारते हैं उनमें क्या होती है, तीव्रता होती है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं बहुत अत्यधिक जो है क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नया हमेशा करने की सोचते हैं। हमेशा कोई खिलौना रहेगा उसको तोड़ फोड़ करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ ना कुछ वो अलग जो है सोचते रहते हैं। और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है, 130 से प्लस होती है। अब ये जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 130 से अधिक। इनके अंदर जो है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता पाई जाती है, यानी जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनके अंदर सामान्य ज्ञान कूट कूट कर भरी होती है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, यानी ये जो है पढ़ते हैं लिखते हैं, इनके अंदर जो है पढ़ने लिखने की या अध्ययन करने की अद्वितीय सफलता यानी यूनिक होते हैं। अमूर्त विषयों में रुचि, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं। अमूर्त विषयों मतलब ऐसी चीज़ जो हम देख नहीं पाते हैं लेकिन उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दैनिक कार्यों में विभिन्नता, यानी हम लोग दैनिक कार्य जो होती है उनमें भी विविधता उनके अंदर पाई जाती है, कुछ ना कुछ अलग प्रकार से हर रोज करते हैं। मानसिक क्रिया में परिवर्तनशीलता, यानी उनकी जो मानसिक प्रक्रिया है वो हमेशा कैसी होती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। और लचीलापन, और उनके जो मानसिक प्रक्रिया में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। सोच में सटीकता और की ओर झुकाव, वो उनकी जो सोच होती है सटीक होती है। बोधगम्यता, यानी सोचने की तीव्र इच्छा, सोचने विचारने की जो है उच्च क्षमता, बोधगम्यता पाई जाती है। उनमें आत्म क्षमता भी पाई जाती है। ये सब जो है प्रतिभाशाली बालकों के गुण होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती हैं, क्या क्या होती हैं। अधिक महत्वाकांक्षा, हाँ ये तो होता है। बुद्धि लब्धि 130 से अधिक
ये भी होता है। विस्तृत शब्दकोश, हाँ ये भी पाया जाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ये तो ठीक लग रहा। जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते। ये रटना उठना कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है। वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। वैसा अगर देखेंगे हम लोग जो है तीव्र व आसानी से सीखते। इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वे कम प्रेरित करते अनुभव करता है और ऊब जाता है। हाँ, ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान है, विशेषता है कि जो है अगर इसीलिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए अलग क्लास की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए स्पेशल टीचर रखे जाते हैं। वह बहुत ही तुनक मिजाज के होते हैं, नहीं। वह रस्मी व्यवहार करता है, नहीं। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं। इसमें जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हैवी हग्स एक महोदय है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ए सर्वे ऑफ द एडुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें इन्होंने बताया था कि कहा था कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। ये डेफिनेशन कई बार जो है पूछी भी जाती है, याद रखिएगा इसको। आगे, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, ये बताना है। तो उच्च आत्म क्षमता, ये तो है, बी ऑप्शन है। निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया, यही नहीं है, नहीं पूछा है, तो यही जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता या उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशीलता पूछा है तो उच्च क्षमता तो होती है, उच्च सृजनात्मकता भी होती है, उच्च स्मरण शक्ति भी पाई जाती है। इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, ये बताना है। किस में से क्या जो है विशेषता नहीं है। पहला है विचारों में सृजनात्मकता, हाँ ये तो पाई जाती है, ये तो है, इसमें नहीं पूछा है। दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में एज नहीं है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये तो सही है। कौतूहल, ये सही है, तो इसमें नहीं पूछा गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो किस किस कारण होती है, ये बताना है। तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आनुवंशिक और वातावरण दोनों अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है यानी आनुवंशिक रचना भी होगा और वातावरण भी, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये बताना है। तो दूसरों के साथ लड़ना, ये थोड़ी प्रतिभाशाली की विशेषता है। जिज्ञासा, ये तो है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी है। सृजनात्मक विचार, ये भी है। इसमें नहीं पूछा गया है। तो दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं है, तो नहीं का भाई सही, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
आगे 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? मूर्ख नहीं, मंदबुद्धि नहीं, सामान्य वृद्धि नहीं। किस में रखते हैं? प्रतिभाशाली। वैसे ज़्यादातर प्रश्न तो बने हैं 130 प्लस पर, और 140 भी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं। किसको लगाना है? प्रतिभाशाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब, ए ऑप्शन है, जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? इसमें नहीं बताना है। तो ए ऑप्शन है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटाना उड़ना तो है ही नहीं। वह जो, अच्छा नहीं पूछा है ते ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का नेगेटिव जो है इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बी क्या है? वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है तो सही है, तो नहीं होगा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी सही है, जो नहीं होगा। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, हाँ ये भी सही है। इसमें नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है PYQ में पूछे गए प्रश्न हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। आगे प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, यानी संवर्धन मतलब होता क्या है? तो आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, देखते ही इसको हो सकता है। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ये भी हो सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर पर ग्रेड को छोड़कर ये ग्रेड की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है संवर्धन मतलब क्या है? तो शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना या सब गतिविधियों के संपादन, ये जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही प्रश्न था ना कि जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं? नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते? नहीं। अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं? ये सही है। ये शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो सही हो जाएगा, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह शिक्षकों से कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। तो कोई भी चीज़ में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं ये उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा? नहीं। वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे? नहीं। इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, या ग्रामीण बच्चों, या अध्ययनशील बच्चे, या कुशल बुद्धि के बच्चे? तो इसमें जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं? नहीं। अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं? नहीं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते? हाँ ये जो है सही है, क्योंकि जो इसीलिए जो है नए जो IIT क्लासेज या सरकारी क्लासेस कुछ बड़ी क्लासेज जो है डेवलप की जाती है ताकि प्रतिभाशाली बालक वहाँ जो है पढ़ सके। आगे
अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, प्रत्यास्थी है, नहीं सृजनात्मक है। यानी सृजनात्मक में मौलिकता पाई जाती है, अलग अलग चीज़ें से हर काम अलग अलग चीज़ें से करते हैं। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, हाँ ये तो सही है, जिज्ञासु होते हैं। सृजनशील बालकों में साहसी नहीं होता है, ये थोड़ी कहा गया है, ऐसा नहीं है, साहस होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सृजनशील बालक बहुमुखी होते हैं, हाँ होते हैं। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा, तो बी ऑप्शन इज द, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन है, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये बताना है। तो सृजनात्मक तो होते हैं, जिज्ञासा पाई जाती है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो है प्रश्न गलत है, बाकी इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं का कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, ये बताना है। पहला है अधिक महत्वाकांक्षा, ये तो है। बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, ये भी है। विस्तृत शब्दकोश, ये भी है। तो इसमें नहीं, ये शब्द गलत है, जो है बाकी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे गुण जो है प्रतिभाशाली बालक के होते हैं। तो ये नहीं काट दीजिए, क्योंकि ये सारे गुण जो है प्रतिभाशाली के होते हैं, यानी सभी जो है प्रतिभाशाली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किस कारण होती है। तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से। अगर कोई बालक है, उसके आनुवंशिक गुण जो है अच्छे हैं और बढ़िया वातावरण दे दिया गया, तो वो बहुत जो है बेस्ट बालक हो सकता है, सृजनात्मक बालक हो सकता है, प्रतिभाशालिता बालक हो सकता है। इसलिए जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक क्या है, क्या होते हैं। तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, यह रटे उटे की बातें नहीं है। तो बाकी चीज़ें जो है वस्तु जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण कर लेते हैं। तो इसमें जो है सभी सही है, जबकि ये सही नहीं है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आपने आप उसे किस तरह से पढ़ाएंगे, ये बताना है। तो कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा, तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। और इसमें जो है सी टेट, आर टेट, एच टेट, मतलब किसी भी स्टेट का अगर टेट हो, किसी भी स्टेट का अगर टेट हो, स्टेट का टेट हो, जैसे जे एच टेट, सी एच टेट, बी एच टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन ये होगा, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसे इकलौता मनोवैज्ञानिक है जो अगर एग्ज़ाम में ना आए तो समझ लियो वो एग्ज़ाम अधूरा है, इतने इम्पॉर्टेंट हैं। ये हर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो सभी को देखते हुए
इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि और इसमें हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो सीडीपी की अच्छी से तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजय एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियाजे, अब इनके हर एक उस पॉइंट को देखेंगे और यहाँ पे जो PYQ प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एक प्रश्न पूछा जाता है जो जीन पियाजे किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो जीन पियाजे महोदय ने। अब देखते हैं जीन पियाजे, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक प्रश्न पूछा जाता है जीन पियाजे कौन है, तो जीन पियाजे एक है मनोवैज्ञानिक है। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जीन पियाजे ने किया। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया है किसी पर प्रयोग करके दिए होंगे, तो इस कभी कभी पूछा जाता है इन्होंने किस पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो प्रयोग किस पर किए थे, इन्होंने अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया, जिसके बाद जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए। इस सिद्धांत को अब बच्चे जिस प्रकार से बड़े होते जाते हैं यानी विकास होता जाता है, उसी हिसाब से मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से उसके विकास होगा, जिस हिसाब से विकास होगा उसी हिसाब से उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो और ये जो है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इस अवस्था के अनुसार होता है। तो इसीलिए जो है इसे अवस्था का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी बच्चा जो है जिस प्रकार से बड़ा होता जाता है उसी प्रकार से हर चीज़ों को अपने दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट बना लेता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे डायरेक्ट डिफिनीशन ही आती है, ये डायरेक्ट पॉइंट ही एग्जाम में उठ करके आया हुआ है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है, जबकि इन्हीं के विपरीत में वाइगोत्स्की महोदय बोले थे कि पहले जो है अधिगम होता है फिर विकास होता है। आगे इन्होंने एक परिभाषा दी है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इन्होंने यह बताया कि बच्चे जो है स्वयं में सक्रिय निर्माता होते हैं और एक छोटे अपने आप में एक वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि ये जो अपने संसार के बारे में खुद ही जो है अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये डिफिनीशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब वीडियो से ही पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड भी जो है निकलता है। अब किसी भी अपने आसपास के छोटे बच्चों को देखेंगे, वह अपने आप में ऐसा ऐसा भाषा बोलेगा जो आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा ऐसा दिमाग लगाएगा जो आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा ऐसा जो है ग्रुप में खेल खेलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो, ऐसी ऐसी बातें बोल देगा तो कि सोचोगे अरे इसको कौन सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक व्यवस्थित तरीके से होती है बच्चों में। इसलिए बच्चों को क्या माना जो है जीन पियाजे महोदय क्या माने हैं कि नन्हे वैज्ञानिक। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉन्सेप्ट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो
कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, इस पॉइंट से भी एक एक नंबर पूछे जाते हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, अगर उठा करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक वर्ड आपको मिलेगा। अब कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले कुछ वर्ड को देख लेंगे। पहला वर्ड है अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। ये कभी कभी इंग्लिश वर्ड ही आजकल एग्जाम में खेल हो रहा है, जो हिंदी वर्ड ना दे करके इंग्लिश वर्ड दे रहे हैं। इसलिए इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान देना है। जहाँ जहाँ जो है, जहाँ पे लगेगा मुझे ये बताना है, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा, तो उसका इंग्लिश भी आपको याद करना है, क्योंकि आजकल जो है गेम हो रहा है बच्चों के साथ। तो अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, ये क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, यानी जिस वातावरण में हो आप सभी लोग, उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन। जैसे सभी बच्चे तो होंगे, बच्चों में कुछ लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे, कुछ लोग एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है, परिवार से ताना जूझ रहे हैं, मम्मी से ताना जूझ रहे हैं, पापा से ताना सुन रहे हैं, भाई से ताना सुन रहे हैं, गांव समाज से ताना सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में मस्त हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसे सबके साथ होता है। क्या करूँ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। तो ये जो है कि सब लोग गाली या जो है मतलब अभद्र जो है अशब्द यानी टेंशन दे रहे हैं, लेकिन उसी में भी मस्त रहना, यही क्या है? अनुकूलन है। अभी कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसको थोड़ा सा गाली दे दिया, वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, और वही गड़बड़ आदमी को इतना अच्छे बढ़िया गाली दे दिया जाए, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह उस रूप में ढल गया है और वह उस रूप में नहीं ढला है। तो अनुकूलन समझ में आया होगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे छोटा बच्चा, नई नई शादी होती है, तो टेडी बियर, कई सारे दिल और पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, वो नई जो है दुल्हन को मिलते हैं। तो दुल्हन रखी रहती है। 1-1.5 साल बाद जब बच्चा होता है, तो उसको देखता है, और देखते हुए वो अपने आप में जो है अनुकूलन करने का प्रयास करता है। वो बोल तो सकता नहीं, कुछ कर तो सकता नहीं, तो उसको देखता है, तो सोचता है ये क्या है, तो वह अपने आप में सोच लेता है ये मतलब एक प्रकार का ऐसे रखा हुआ चीज़ है जो कुछ नहीं कर सकता। यानी जब बच्चा होता है, इसको कभी कभी गोद में लेकर भी खिलाने लगता है, तो वो क्या है, वो समझ लिया कि केवल ऐसे है, इसको खिलाने वलाने की चीज़ है। आगे अगला शब्द है समायोजन। क्या है? समायोजन। ये सब परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। समायोजन क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। इसमें क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे अब यानी पहले जो तुम्हारे दिमाग में या मस्तिष्क में जो चीज़ें थी, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेना क्या है? समायोजन है। जैसे बच्चे होते हैं, अब पेपर देने गए, पहला पेपर पास हो गया, सब लोग बोले वाह वाह वाह। अब फिर एक बार पेपर देने गया, वहाँ से आगे प्रोसेस में छट गए, तो फिर वो उसको सब लोग बोले एग्ज़ाम पास करके सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को समायोजन करना कठिन हो जाता है। लेकिन वह जो है पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा चेंजिंग करता है, यानी जो चीज़ें आपने सपोर्ट की थी, बड़ाई की थी, उसमें सोचता है ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, तो उसी अनुसार ढल गया, वही क्या है? समायोजन है। जैसे छोटा बच्चा था, वो टेडी बियर देखा था, और टेडी बियर कुछ नहीं करता था, तो जान लिया था कि यह कुछ नहीं करता है। लेकिन वह घर में एक कुत्ता देख लिया सफ़ेद सा, और आजकल ये पालतू कुत्ते बहुत आ रहे हैं डिजाइन वाले, तो बच्चा जो है एक कुत्ते को देख लिया। अब कुत्ते को देखकर वह सोचा ये भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पकड़ने चला गया। अब पकड़ा तो ये भाग गया, अब वो डर गया। आगे अब तक तो ये बैठा ही रहता था, लेकिन अब जो है भाग क्यों रहा है? तो उसकी मम्मी बताती, बेटा ये जो है टेडी बियर नहीं, ये डॉग है, कुत्ता है। तो वह जो उसका पहले का ज्ञान होता है, उसमें परिवर्तन करता है, और वातावरण के साथ जो है तालमेल बिठाता है कि हाँ ऐसे जो है कुत्ते भी
होते हैं सफ़ेद कलर के। आगे साम्य धारण या संतुलन, तीसरा पॉइंट क्या है, साम्य धारण या संतुलन। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं, अगर सफल हो गए और असफल हो गए या कई बार असफल हो रहे हैं, तो उसमें सब लोग ताना मारने लगते हैं। तो उस चीज़ में जो है समायोजन को बैठाना, यही जो है समायोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो है साम्य धारण या संतुलन कहलाती है। जैसे छोटा बच्चा जो है टेडी बियर देखा था, टेडी बियर देखने के बाद वह कुत्ता देख लिया, तो वह डरने लगा कि जो है टेडी बियर, अब तक तो वैसे बैठे रहता था, अब कैसे ये जो है हिलने डोलने लगा। तो उसकी मम्मी समझाई कि बेटा ये कुत्ता है, ये जो है चलता है, भौ भौ बोलता है। तो ये जो इसके बीच में समायोजन करने की जो प्रक्रिया थी, उसी को क्या कहा जाता है कि जो है साम्य धारण या संतुलन कहलाता है। कि बच्चा समझने लगा कि हाँ, टेडी बियर की तरह जो है कुत्ता भी होता है, जो भौ भौ करता है, सफ़ेद रंग का होता है, बोलता है। आगे देखते हैं स्कीम्स। एक पॉइंट है स्कीम्स। स्कीम्स का इंग्लिश भी होता है स्कीम्स। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। जैसे बच्चा जो है, एक प्रश्न पूछा गया था कि आकाश में पतंग उड़ते हुए बच्चा एक देखता है और बोलता है कि पापा पापा ये देखिए चिड़िया उड़ रही है। इसका मतलब कभी जो है, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है अभी देखा था कि चिड़िया ही उड़ती है। ठीक वैसे ही ये है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या कहलाती है, स्कीम्स। जैसे बच्चा बाहर जाता है पापा के साथ घूमने या किसी के साथ, तो बाहर चिड़िया देखता है, तो पापा कहते हैं बेटा वो देखो चिड़िया उड़ रही है, पापा बेटा वो देखो कौवा उड़ रहा है। तो उसी को जो है संगठित कर लेता है, ज्ञानात्मक संरचना कहलाता है कि हाँ, उड़ने वाली चीज़ें क्या होती हैं, चिड़िया होती हैं, काला दिखने वाला चीज़ें कौवा होता है। तो ऐसे वो अपने अंदर जो है ज्ञानात्मक चीज़ें बना लेता है। जो बच्चा होता है उसको देखेंगे वो बड़ा उत्सुकता में रहता है, बड़ा उत्सुक रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है, हमेशा। एक होता है स्कीमा। क्या होता है, स्कीमा। इंग्लिश में भी कहते हैं स्कीमा। मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसी को क्या कहलाता है, स्कीमा। जैसे अभी लड़का जो है देखा था कि चिड़िया उड़ती हैं और कौवा काले रंग का होता है। अब वह अचानक देख लिया कोयल को और बोला पापा पापा वो देखो कौवा बैठा है। तो पापा समझाते हैं बेटा, हर उड़ने वाली चीज़ें चिड़िया नहीं होती और हर काली दिखने वाली चीज़ कौवा नहीं होता। तो उन्होंने बताया ये जो है बेटा, ये कोयल है और ये कौवा है। फिर उसको तो जानता, अच्छा यानी उड़ती है तो चिड़िया है, लेकिन काला है और कौं कौं बोलता है तो कौवा है। और अगर कोयल भी काली होती है लेकिन वो कौं कौं बोलती है। और वह ऐसे ही तुरंत वो देख लिया था एक कबूतर, तो बोला वो क्या है पापा, तो बोला उसके पापा बोले कि वो बेटा कबूतर है। तो धीरे धीरे वो बना लिया कि जो काले रंग का कोयल भी होती है, काले रंग की कौवा भी होते हैं और ऐसे कबूतर होती हैं, ऐसे चिड़िया होती हैं। तो जो उसके दिमाग में चीज़ पहले से थी उसका प्रयोग करके उसके प्रति जो है क्या बना लिया, धारणा बना लिया कि हाँ ये ऐसे कोयल होती है, ऐसे कबूतर होते हैं। स्कीमा समझ में आ गया होगा। अब आगे है जीन पियाजे की पुस्तक। इनके पुस्तक का नाम क्या था, बाल विकास का सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या है, बाल विकास की भाषा। एक कई बार पुस्तक पूछी गई है कि जीन पियाजे महोदय की पुस्तक का नाम क्या है, बाल विकास की भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी जो है 4 अवस्थाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4। अब पहले चारों का नाम देख लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ते हैं। पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालक में पाई जाती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बालक में होते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के ऊपर के बालकों में पाई जाती हैं। अब एक एक जो है चीज़ें समझते हुए चलते हैं। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। इंग्लिश भी याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है, और कितने वर्ष के बालकों के अंदर ये पाई जाती है वो भी याद रखना है। तो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी जब छोटा बच्चा होता है, किसके माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी इसी 5 चीज़ों के साथ जो है बच्चा क्या करता है? सीखता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज में आता है? तो इस स्टेज में यानी संवेदी पेशी अवस्था में बच्चों के अंदर अस्थायित्व का गुण आ जाता है, पाया जाता है। यानी अस्थायित्व का गुण क्या होता है कि इसमें जो है बच्चा वस्तुओं की छाप अपने दिमाग में बनाने लगता है। यानी अगर कोई चीज़ें उसको दे दी जाए और छुपा दी जाए तो उसको जान लेगा कि वो चीज़ें वहाँ पे छुपाई गई है। जैसे बच्चे जो है बच्चों को चाबी बहुत पसंद है, और चाबी अगर लिए रहेंगे, अगर ये चाबी पा जाएगा तो एकदम ले लेगा और उसका बिल्कुल जो है खिलता रहेगा। अगर चाबी को तकिए के नीचे रख देंगे तो बच्चा जाएगा तकिए के नीचे से चाबी क्या करेगा? निकाल लाएगा और उसे फिर खेलने लगेगा। और बच्चों का एक जो है चीज़ें रखने वाला स्थान होता है। अगर वो कोई भी चीज़ें लेगा तो वहीं ले जा करके एक ही स्थान पर क्या करता है? रखता है। अब समझ गए होंगे वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या होता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण वह गुण है जिससे वह अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप जो है बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो कोई भी चीज़ पाएगा एक ही जगह ले जाके रखेगा। अब तो बच्चे जो है सिक्कों को भी पहचानने लगे। अगर उसको बहुत छोटा सा ही है, लेकिन अब उसको सिक्का दिया जाए तो वह जाएगा फटाक से सिक्का लेगा और ले जा करके गोलक में डाल देता है। आगे पॉइंट देखते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है? 2 से 7 वर्ष में। यह बच्चा हर चीज़ को देख पाएगा लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। और इस स्टेज में जो है निम्न गुण पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सबको एकदम नोट कर लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। पहला गुण क्या पाया जाता है? जीववाद यानी एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जीववाद।
जैसे छोटा बालक होता है, अगर गिर जाए उसे चोट लग जाए तो जहाँ पर गिरा रहेगा वहाँ पे जा कर के कह दीजिए अरे धरती में मारी, लो पट पट, ये दीवार तुम्हें ठोका है, लो पट पट। तो बच्चा हंसने लगता है, यानी वो जानता है कि मुझे जैसे मारा है ये जो है ये इसको भी चोट लग रहा है। जीवात्म मतलब समझ गए होंगे कि सजीव और निर्जीव को में अंतर नहीं कर पाता है, यानी सभी चीज़ों में सजीव मानता है। आगे, और थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाए, फिर अगर कोई जो है गिर जाए फिर धरती माँ को मारो, वो बोलेगा हमको पागल बना रहे हो कहाँ। आगे, अगला गुण पाया जाता है अहम केंद्रित का गुण, यानी ईगोसेंट्रिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है और वही सब करे। अब इस स्टेज में बच्चों के अंदर कौन सा गुण आ जाता है? अहम केंद्रित का गुण। जैसे घर वाले अगर किसी पार्टी में गए हैं, उस पार्टी में बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो बच्चा सोचेगा मम्मी पापा जितने भी यहाँ लोग हैं सभी लोग आइसक्रीम खाएं। यानी बच्चा जो करता है वह सोचता है कि सभी लोग वही काम करें। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? अहम केंद्रित कहा जाता है। यानी बच्चा जो कर रहा है वही सबसे सही है और सभी लोग भी वही करें। आगे देखते हैं आपलटावी, यानी इसमें जो है आपलटावी का जो है गुण नहीं पाया जाता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यानी अगर किसी बच्चों को 4 + 6 बता देंगे 10, तो 6 + 4 पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा। इसी को क्या, ये इस स्टेज में बच्चों के अंदर आपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। आगे, इस स्टेज में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट में कमी होती है। अब मुद्रा क्या, जैसे अगर बच्चों को 100 का नोट, 200 का नोट, 2000 का नोट या सिक्का दिया जाए तो वह सिक्का ही लेगा। क्या लेगा? सिक्का लेगा। यानी वह जान नहीं पाएगा कौन सी सिक्के की कीमत ज़्यादा है। दूरी, जैसे किसी के बच्चे को जो है घर से स्कूल पहुंचा दिया जाएगा तो वह स्कूल से बच्चा अकेले घर नहीं आ पाएगा, जाना पड़ेगा लेने। ऊंचाई, यानी एक छोटी गिलास रहे, एक जो है मोटी और मतलब एक लंबी गिलास रहे, एक छोटी गिलास रहे, लेकिन दोनों का मात्रा अगर एक ही रहे, यानी दोनों में समान मात्रा हो, तब भी जो है बच्चा कौन से गिलास को लेगा? लंबी वाली, ऊंचाई वाली, जो सबसे लंबी होगी। भले उसमें कम चीज़ हो, कम मात्रा हो, लेकिन वह किसको लेगा? लंबी वाली गिलास को लेगा। क्रम निर्धारण की योग्यता, यानी क्रम को निर्धारण नहीं कर पाता है। आगे, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। जो है कौन सा गुण पाया जाता है? केंद्रीकरण का भी गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है? जब बच्चा किसी वस्तु पर वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, यही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको मोबाइल दे दिया जाए, अब मोबाइल में कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका ध्यान किसी पर नहीं जाएगा, केवल जाएगा तो कार्टून पर या फिर जाएगा गेम पर। यानी दुनिया की सारी विशेषता को छोड़ करके किसी एक चीज़ पर ध्यान देना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। यह बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। बच्चे को जो कुछ भी अगर बचपन में सिखाया जाए, वो बहुत चीज़ें जल्दी उस चीज़ों को क्या करता है? सीखता है। जैसे लड़कियां जो होती हैं कलम लिए रहती हैं, अब कलम से केवल अगर लिखा जा रहा है तो एक ही काम हो रहा है। तो ये जो है केंद्रीकरण समझ गए होंगे। केंद्रीकरण मतलब सारी विशेषता को छोड़कर किसी एक विशेषता पर ध्यान देना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। जो इस स्टेज में जो है केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब तीसरी अवस्था,
तीसरी अवस्था जीन पियाजे महोदय के अनुसार क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है और इस अवस्था में आपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट क्या का गुण आ जाता है। जैसे पहले बच्चे को सिक्का पसंद था, लेकिन अब कई सारी नोट देंगे तो सबसे बड़ी वाली नोट ले लेगा। अब इस अवस्था में बच्चा स्कूल से घर चला भी जाएगा और घर से स्कूल भी चला जाएगा। अब बच्चा जो है यह भी जान जाएगा कि जो है बड़ी गिलास में ज़्यादा चीज़ें हैं या छोटी गिलास में है, और इसमें जो है यह भी जान जाएगा कि जो है बड़ी गिलास में ज़्यादा है, छोटी गिलास में ज़्यादा है। 6 + 4 = 10 कर लेगा और 4 + 6 भी बराबर 10 क्या कर लेगा, यानी अपलटावी का गुण भी इसमें आ जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये सब गुण कब आते हैं कब नहीं आते हैं। अब इस अवस्था में आगमनात्मक तर्कणा का भी विकास हो जाता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग का भी विकास हो जाता है। यह क्या होता है? आगमनात्मक तर्कणा क्या होती है? यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी बच्चा जो कुछ भी सामने चीज़ों को देखेगा उसके बारे में वह तर्क कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? आगमनात्मक तर्कणा, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालकों में आ जाता है। आगे चौथी अवस्था है और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी सबसे पहली संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अंतिम या चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी जो कुछ भी अगर सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा इसमें सोच लेता है कि अगर वृक्ष ना हो फिर भी सोचेगा वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, इसलिए जीवन के लिए पेड़ पौधे अति आवश्यक हैं। तो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में जो है इसमें जो है निगमनात्मक तर्कणा भी करने लगता है, यानी इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है ये सभी जान जाता है, ऑक्सीजन जरूरी है या नहीं ये भी जान जाता है। निगमनात्मक तर्कणा क्या होता है कि जो चीज़ें मौजूद ना हो फिर भी उसके बारे में जानकारी सोचना, विचारना, इकट्ठा करना, बातें करना, यही क्या है? निगमनात्मक तर्कणा है। आशा है कि ये विषय जो है जीन पियाजे का चैप्टर अच्छा लगा होगा और सभी पॉइंट को हमने इसमें कवर किया है और इनके कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि ये अंदाज़ा लग जाएगा हाँ जी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है इस सेशन का, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। हमने बताया था अभी कि ज्ञानेंद्रियों से जो है यानी
संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा कैसे जानकारी ग्रहण करता है? ज्ञानेंद्रियों से ये या इंद्रियों से। तो इंद्रिय शब्द आ गया तो क्या लगा देंगे? ज्ञानेंद्रिय, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। अब इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है कि जीन पियाजे महोदय बताए थे कि बच्चों के जो सोच होते हैं मात्रात्मक रूप से जो है समान होते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? मात्रात्मक रूप से समान लेकिन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? याद रहे इस सारे प्रश्न पी बाई क्यों हैं, कहीं नहीं कभी ना कभी ये सारे प्रश्न क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इसमें तीसरी अवस्था पूछी है। तो पहली अवस्था होती है संवेदनात्मक, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था पूछा है तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें तीसरी पूछा गया है, इसमें तीसरी अवस्था पूछी गई है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस से संबंधित है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल किसे कहा जाता है? तो किससे संबंधित ये बताना है। इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो इंद्रिय से है नहीं, मूर्त से भी नहीं, इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।